तुम लोग इस क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, हम अभी वो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सही है ना। 196 और 38 to 20, 38 to 20 यही है ना। ठीक है, माना ये इज इक्वल टू 38 to 20 और b इज इक्वल टू 196। ठीक है, तो अब ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमको चलना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र वही है नहीं, और इसी फॉर्म में चलेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा क्या, 38 to 20 इज इक्वल टू 196। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक काम किए थे कि 196 और 38 to 20 इसको तुमने कितना बार में दिया, पहले एक बार में दिया, यही है ना। कोई बात नहीं, हम एक बार में देखते हैं 196 करो है, तो यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 9, 1 8 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, भाग नहीं लगेगा, ये 2 उतरेगा। अब कितना बार बच गया, 9 बार में। 9 छक्का 54 के 4, बाकी 5 है, 9 9 81 और 5 86 के 6, बाकी 8, फिर 9 1 9 और 8 17। आगे बढ़ते जाओ, तो यहाँ पर जो बचेगा वो तुम्हारा हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर जो बचेगा वो 0। हाँ हाँ 9 होगा, और यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा। अब उतरेगा ऊपर से क्या, 0 उतरेगा ना। अब यहाँ करो 5 छक्का 30 के 0, बाकी 3, 9 5 45 37 48 के, बाकी 4, 5 और 4 9। तो एक ही बार तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर गुना हम 195 करेंगे प्लस यहाँ 0 करेंगे। तो जब 0 शेषफल बच गया तो हमको आगे बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है ये HCF जो आया वो 196 आया। एक ये ऐसा था, ठीक है। HCF ये वाला यहाँ वाला होता है कि यहाँ वाला होता है कि, चलो कोई बात नहीं। एक ये क्वेश्चन हमारा, हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहले इसको उतारो, साफ करेंगे बोर्ड, तब हम अगला करेंगे। हम अगला क्वेश्चन ये लेते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे माना क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये इज इक्वल टू 867 और b इज इक्वल टू 255। कुछ लोग 225 लिखे हो, उस पर भी बनाया तो सही है ना। वास्तव में हम 255 दिए थे, क्लियर। तो ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमारा यही फॉर्मेट है। एक की जगह पर हम लिखेंगे 867 और ये 255 गुना। अब रुको, हमको तो उधर का काम करना ही पड़ेगा ना भाई। 867 और 255 कितना बार में दिए, एक बार में 3 बार। 5 ये 15 के 5, बाकी 1, 5 ये 15 1 16 3 4 1, ये है ऐसा। यहाँ पर क्या उतरेगा, यहाँ 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे। हम बोले थे कि ये 255 को हम यहाँ पर लिख देंगे, वह किए थे ना।
इस प्रकार का हमको जीटी रोड बनाना नहीं है। जब तुम लोग कंप्लीट सीख जाओगे ना तो ये जीटी रोड बनाने का जरूरत नहीं है। अब ये वाला यहाँ पर कर देते थे, ये वाला यहाँ पर कर देते थे, ठीक है। तब यहाँ पर आ जाता था 255। यह शेप निकालने का यही ना है। कितना बार में दिया है? 2 बार में दिया तो 204 आया। यहाँ पर 1 उतरेगा और यहाँ 5 होगा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गुना 2 और यहाँ 51। यहाँ क्या होता है 102 और यहाँ क्या होता है 51। तो अब यहाँ चला 102 और हमको लगता है 2 बार में 102 आ जाता है। तो यहाँ पर करेंगे 2 और यहाँ करेंगे 0। जब रिमाइंडर 0 बच गया तभी आगे कोई रास्ता है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये एचसीएफ जो है वो 51 ही होगा, ठीक है। और जो 225 पर बनाया है उसका कितना आया? 3। वो भी सही। चलो तुम लोग हेल्प करोगे, ठीक ना। यहाँ 629 हम लिखेंगे और यहाँ पर 172 लिखेंगे। तुम लोग कितना बार कर दिया? 3 बार में। तो 3 दूनी 6 और 7 21 और 3 का 5। सही है मेरा? तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ 1, यहाँ 1। यहाँ कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ। अब आगे का हल उधर करो, 1 बार में। तो 7 9 बचेगा ना? यहाँ 5। यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ कितना लिखेंगे? 59। यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ। अब ये 113 यहाँ पर 1 बार में, बिल्कुल। तो 9, ठीक है। 5 बचेगा, यही है ना? बोलने वाले यहाँ कितना लिखेंगे? और यहाँ 54। यहाँ कितना होगा? इज इक्वल टू यहाँ गुना। अब यहाँ पर करो 1 बार में 5, क्लियर। तो 1 करो और ये 5 करो। यहाँ पर 54 और यहाँ 5। जब यहाँ पर 54 करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे 10, 50, 4। तो यहाँ तुम 10 करो और यहाँ 4 करो। फिर ये 5, 4 गुने 1 प्लस 1, या 4 इज इक्वल टू 1 गुने 4, 0। एचसीएफ इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्या ये समझ में आया? है ना इजी? जाते जाते फिर और बनाने के लिए तुमको दे देंगे, है ना, ताकि कंप्लीट हो जाए। अभी अब को नहीं बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दर्शाइए कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक होगा जहां q कोई पूर्णांक हो। ये तीनों जो तुमको यहाँ पर दिखाया गया है ना, असल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो वो सूत्र है ना, वो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, के अनुसार ये इज इक्वल टू BQ + R। नहीं, तो ये सारे जो है ना वो BQ + R, BQ + R
और ये भी बी क्यू प्लस आर के रूप में है, जहां ठीक है r इज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन, गलत लिख रहे हैं, जहां 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड b, ये सही है। इस रूप में तुम देख रहे हो कि ये जो r है वो r के जगह पर r बराबर क्या है, यहाँ पर 1 है ना। इधर भी अगर इसी कंडीशन को अगर देखा जाए तो इसमें r इज इक्वल टू 3, इसमें r इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ r इज इक्वल टू 1, 3 या 5 के रूप में है। 1, 3, 5 एक विषम संख्या है। 1, 3, 5 एक विषम संख्या है जो एक विषम संख्या है। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ये तुमको हम पहला विधि बनाए, तुमको बस यही इतना ही काम करना है। अब उसकी बात हम आगे करेंगे, जरा तुम इसको उतार लो, पहली विधि उतार लो, हम दूसरी विधि जब बताएंगे ना उसके बाद तुम क्वेश्चन और हमसे करोगे। इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है। दूसरी विधि, इसका देखो एक और तुमको सेकंड मेथड करके हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र पर आधारित है और कहता है कि दर्शाइए कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा जहां q कोई पूर्णांक हो। बुक में लिखा हुआ है ना, जहां q कोई पूर्णांक हो। माना q इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई पूर्णांक माना उसमें सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। जब कोई पूर्णांक हो बोल दिया तो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। अब q का मान इन लोगों पर अगर हम पुट करेंगे और हल करेंगे तो आगे जो संख्या हमको मिलेगा वो विषम संख्या ही मिलेगा। कैसे वो दो, जैसे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ये 6q प्लस 5 है ना। यदि q इज इक्वल टू यहाँ 1 लेते हैं तो प्रत्येक में q का मान 1 बैठाएंगे। सो 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या है, विषम है कि सम है? विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा, इसमें भी आएगा। 6 इंटू 1 प्लस 3, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 6 इंटू 1 प्लस 5, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो 7, 9, 11 विषम धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है या नहीं है ना। जहाँ q कोई पूर्णांक, आप कहोगे कि आप q1 लिए जो कि विषम है इसलिए विषम आ गया। अब q का मान तुम सम ले लो, उसमें भी विषम ही आएगा। उसमें भी विषम कैसे आएगा वो पुट करो, जैसे कि 6 इंटू q के जगह पर क्या रखेंगे, प्लस 1 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 क्या हो गया, 13 है। फिर 6 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 3 करेंगे
12 जोड़ 3 इज इक्वल टू 15। फिर 6 इंटू 2 प्लस 5 करो, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। तो ये 13, 15, 17 विषम धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है? तुमको पहला विधि जो फर्स्ट मेथड था उसमें जब संतुष्टि नहीं हुआ तब जाकर के हम तुमको सेकंड मेथड में इसको सीधे प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल सही, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार यदि क्यू का मान हम 3 लें या 4 लें और अगर हम पुट करेंगे इन लोगों के मान को लेकर के क्यू जहाँ पर है उसका मान रखेंगे और हल करेंगे तो ये सारे के लिए जो मान प्राप्त होगा वो विषम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। नहीं, ये प्रूफ हो गया ना हमारा। यहाँ पर तुम कहोगे कि अब विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, लेकिन अब सम धनात्मक पूर्णांक कब होता है? सम धनात्मक पूर्णांक भी होता है, उसका कंडीशन तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, लेकिन उसका ये हो सकता है 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 6, 6 क्यूब प्लस 8 के रूप में अगर रखोगे क्यू का, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो। इसमें यहाँ पर 1 होगा ना, हाँ तो 7, ठीक है। नहीं सम वाला देखो, तुम यहाँ पूछ रहा था सम वाला, वो समझ लो ना। सम वाला कंडीशन यही है, इससे जो होगा वो सम धनात्मक प्राप्त होगा और विषम धनात्मक के लिए तुमने क्या देखा? 6 क्यूब प्लस 1 देखा, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 7, 6 क्यूब प्लस 9 के रूप में होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक हो। अगर क्यू को कोई भी पूर्णांक हो, अगर क्यू का मान इन लोगों में बैठाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो एक सम संख्या प्राप्त होगा, और इन लोगों में बैठाएंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। मुझे बात हो कि नहीं? 6 क्यू की जगह पर यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, यहाँ और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, जो कि तुमको कल फिर एक्सप्लेन करके बताएंगे। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में हम लोग देखे थे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। नहीं, अब ठोस के कण गतिशील नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग देखे हैं कि पदार्थ एक गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है, यानी गैस भी एक पदार्थ है और इसके कण गतिशील होते हैं। तुमको लिखाए थे कि, और ये भी बताए थे कि गैस को हम लोग एक बंद पात्र में संग्रहित करके रख सकते हैं, उसको एक बंद पात्र में जमा करके रख सकते हैं। खुले पात्र में, गिलास में गैस को भर सकते हैं क्या? गिलास में गैस भरा हुआ है, लेकिन वो गैस निकलता रहता है और भरता रहता है, निकलता रहता है, भरता रहता है। जिस तरह एक कमरा है, खिड़की की तरफ से निकल रहा है गैस, दरवाजे की तरफ से, तो कुछ भर रहा है। लेकिन अगर एक जगह स्थिर रखना तो किसी बंद पात्र में रखा जाता है, और जिस बंद पात्र में रखा जाता है उसकी दीवार पर दाब डालता है। जब उसकी दीवार पर दाब डालता है तो थोड़ी देर में लगता है कि ये गैस से पूरा भर गया, लेकिन चूंकि गैस में संपीड़न का गुण पाया जाता है, हम उसको संपीड़ित कर सकते हैं, तो उस पात्र की क्षमता के अनुसार हम उसमें गैस भर सकते हैं एक निश्चित सीमा तक उसमें गैस में। जैसे नहीं देखो कि तुम लोग मोटरसाइकिल या तो कार का जो टायर ट्यूब में जब हवा भरा जाता है ना, तो सबसे पहले उसको चेक करता है कि कितना हवा इसमें है पहले से, उसके बाद फिर बाद में हवा भरता है, फिर उसको चेक करता है। क्यों जानते हो? क्योंकि हवा भरा हुआ है उसके बावजूद भी ट्यूब जो है ना वो खुला हुआ लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण है वो निरंतर गतिशील है, जिसके चलते उनके दीवार पर ये जो ट्यूब है ना,
इस ट्यूब के दीवार पर वो दाब डालता है तो तुरंत लग जाता है कि ये फूल गया है, लेकिन वास्तव में उसमें और हवा चाहिए। ठीक है, इसके कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, और संपीड़ित कर सकते हैं तो एक निश्चित सीमा तक इसमें भरा जाएगा, और अगर जब क्षमता से ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा भरते रहोगे तो क्या होगा, वो ट्यूब फट भी जाता है। नहीं, फुटबॉल का ब्लैडर फट जाता है यही वजह से, साइकिल का ट्यूब फट जाता है इसी की वजह से। गर्मी के दिनों में हम लोग अक्सर देखते हैं कि साइकिल का ट्यूब बहुत जल्दी, टायर बड़ी जल्दी आवाज़ करता है, या गाड़ी का भी टायर आवाज़ कर जाता है, ट्रक का टायर ब्लास्ट कर जाता है। क्यों जानते हो, क्या वजह है? वजह यह है कि हम लोग उसकी क्षमता के अनुसार गैस तो भर दिए। गर्मी के दिन में टेम्परेचर जो वायुमंडलीय टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो कहता है कि जो गैसें जब गर्म होते हैं तो वो अपने आयतन को बढ़ाता है। जब अपना आयतन को बढ़ाता है तो उसको जगह ज़्यादा चाहिए कि नहीं, और जगह ज़्यादा चाहिए, और जगह ये पूरा पहले से भरा हुआ है, तो अंततः तो वो क्या होता है, फट जाता है। जहाँ कमज़ोर जगह पाता है वहाँ फट जाता है। नहीं, टीचर्स डे में तुम लोग अक्सर यहाँ पर देखा था कि बैलून को फुला करके टांग दिया, थोड़े देर के बाद अपने आप फूटना शुरू हो जाता है। क्या वजह है? वजह वही है कि उस समय यहाँ चूँकि भीड़ ज़्यादा रहता है, माहौल ज़्यादा गर्म रहता है, तो गर्म माहौल की वजह से उसके अंदर का हवा भी गर्म हो जाता है, तो वो अपना आयतन को बढ़ाता है, और जब अपना आयतन को बढ़ाता है तो बैलून को पहले से हम उतना हवा दे करके रखे हैं, अब बढ़ गया आयतन तो वो फट जाता है। वहीं अगर दूसरी ओर उसमें हवा कम भर करके हम रखें बैलून में, अगर जितना क्षमता है उससे कम हवा भरें तो वो ज़्यादा देर तक टिकता है, वो जल्दी फूटता नहीं है। लेकिन पूरा टाइट करके हम हवा दे दिए तो थोड़ी देर में फूटना शुरू हो जाता है। इसको तुमने देखा होगा। वो यही वजह है कि उसकी दीवार पर जो दाब डालता है ना, तो उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है, फिर वो फट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो तुम लोग। अब ए और बी दोनों लगभग एक ही जैसा आंसर था, मिलता जुलता। ठीक है, सी में कहता है कि लकड़ी का मेज ठोस कहलाती है। पदार्थ के 3 अवस्था हम लोग पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस। और ठोस, द्रव और गैस में तीनों में तुमको अंतर भी लिखाए थे, ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। ठीक है ना, लकड़ी का जो मेज है वो ठोस है या द्रव है या गैस है? ठोस है। और हम लोग सबको जानते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, उसको स्वतंत्र अवस्था में हम रख सकते हैं। द्रव में हमने क्या पाया था कि उसको जिस पात्र में हम रखते हैं वो उसी के आकार का हो जाता है। एक लोटा पानी को, एक लोटा जल को लोटा में रखें तो लोटा का जैसा है, थरिया में रख दो तब थरिया का जैसा, अब कटोरा में रख दो तो कटोरा के जैसा हो जाएगा, उसका कोई आकार नहीं, मतलब उसका आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का कोई आकार नहीं, लेकिन ठोस का आकार निश्चित है। मेज, लकड़ी का जो मेज है वो एक ठोस है, और ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण शक्ति है वो काफ़ी दृढ़ है, मजबूत है, हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं आसानी से। हालांकि हम लोग पानी में तैर सकते हैं, हवा में हाथ चला सकते हैं, उस दिन बताए थे तुम लोग को, नहीं? अब पानी में हम लोग तैर सकते हैं, डूब सकते हैं, और ये भी तुमको बताए थे कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए हम लोग हाथ चला लेते हैं चारों तरफ। और जल के कणों के बीच आकर्षण बल कमज़ोर होता है, इसलिए हम लोग उसमें तैर पाते हैं। ना तुमको एग्जाम्पल नहीं बताए थे, जब कुआं में तुम लोग कूद करके नहाते हो और जब पीठ के बल में जब कूदते हो तो पता चलता है कि पीठ में बहुत ज़ोर से चोट लग गया, अगले बार तुम उस तरह नहीं कूदते हो। ऐसा तुमने कभी ट्राई करके देखा होगा, या तालाब में भी तुम कूदा होगा ना। अक्सर लोग क्या करता है कि तालाब में जब नहाने जाता है तब देखता है कि पेड़ वहाँ पर है,
तो वह साइड जाके नहाता है, क्योंकि पेड़ पर चढ़ लेता है और फिर वहां से कूदता है। कितना जोखिम काम करता है। अगर दुर्भाग्यवश हो ऐसा हो कि मूर्ति विसर्जन के समय में एकागो लकड़ी खड़ा वहां पर रह गया हो मिट्टी में गुफा के, और उसी पर तुम कूद दिया, तो तुम्हारा क्या स्थिति होगा? ये दुष्परिणाम कोई नहीं समझता है। सब सिर्फ एंजॉय पर रहता है। सबको एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो, और इसका दुष्परिणाम भी देख लेना चाहिए। एंजॉय करो, एंजॉय नहीं करो सो बात नहीं, लेकिन दुष्परिणाम को भी देख लो कि दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। या थोड़े तुम्हारे पास कोई चश्मा है कि हम देख लेंगे कि अंदर मछली है वहाँ कि शीशा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं, सतर्क नहीं रहते हैं। तो उसके कनों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है ना, उसके वजह से हम लोग को पीठ में चोट लगता है। लेकिन तुम ढलाई पर से नीचे कूदो तो पीठ के बल पता चलेगा कि रीढ़ का हड्डी गया नहीं, और पता चलेगा कि हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो लकड़ी का मेज के कनों के बीच आकर्षण बल जो काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी सुदृढ़ हो नहीं, जिसके चलते हम इसको भेद नहीं पाते हैं, और इसको भेदने के लिए कराटे में दक्ष होना पड़ता है। एक ये भी एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा कि लकड़ी के मेज को तोड़ने के लिए कराटे में दक्ष होना पड़ता है। नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग डांस में लड़का लोग की करता है कि मरकरी को एकदम तोड़ देता है, चोट लगता है उसको भी, लेकिन तकने उस जोश में थोड़े ना पता चलता है कि हमको की हो रहा है। सो शीशा पर एकदम नाच देता है, पता चलता है कि यहाँ चुभल है शीशा उसको पैर में, खाली पैर में, उसमें उसको दिखाना होता है ना। तो इसका आंसर दिखा रहे हैं। कहते हैं कि अक्सर हम लोग ये सुने हैं कि बर्फ पानी की सतह पर तैरता है, तैरते हुए तुम पाओगे। कभी जाने का अगर मौका मिलेगा ऐसे जगह पर जहाँ बर्फ भी हो और पानी भी हो, नहीं तो बर्फ पानी की सतह पर तैरता है। 1919 में एक घटना घटा था। अमेरिका का एक बहुत विशालकाय जहाज टाइटैनिक जो विध्वंस हुआ था ना, 1919 में 2 घटना घटा था, बहुत डेंजर हुआ था। एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सो, और एक टाइटैनिक जो अमेरिका का जो जहाज डूबा था, नहीं हजारों लोग बैठे थे और उसमें मारे गए थे। सो उसमें बर्फ का एक छोटा सा इतना बड़ा सा टुकड़ा उसको दिखाई पड़ा दूर से रात के समय में कि वो बर्फ का टुकड़ा है। जो चालक था ना, शिप का जो चालक था, टाइटैनिक जहाज का जो चालक था, सोचा कि वो टुकड़ा छोटा है, नहीं लेकिन वो काफ़ी विशालकाय टुकड़ा था बर्फ का, वो जो पानी के ऊपर थोड़ा सा दिख रहा था। ठीक है, तो सोचा कटा लेंगे, लेकिन कटाए नहीं। बाद में इस पर एक सिनेमा बना हुआ है, टाइटैनिक द प्रेम कथा, देखा होगा तुम लोग। तो वो स्पीड में था और पूरा पानी, वो जो टाइटैनिक शिप है वो 2 टुकड़ा हो गया था, और उसमें जितने हजारों लोग मारे गए थे उस समय। 1919 की घटना है ये। ठीक है, अब सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, फिर भी यह बर्फ पानी की सतह पर तैरता है। क्यों तैरता है? कि बर्फ का जो आयतन है वो बर्फ के द्वारा विस्थापित पानी के आयतन से कम होता है। मान लो कि इतना बड़ा बर्फ है, इतना बड़ा बर्फ है, ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा है। अब बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर रखा हुआ, तो जितना पानी की सतह को वो विस्थापित करता है, हटाता है, घेरता है ना, उसका आयतन इस बर्फ के आयतन से ज़्यादा हो जाता है, और इस बर्फ के टुकड़ा का आयतन कम हो जाता है, इसीलिए वो पानी की सतह पर तैरता है। तो वास्तव में यह जो घटना घटता है वो उत्प्लावकता के गुण पर आधारित है। उत्प्लावकता एक ऐसा गुण है ना जो आर्किमिडीज ने इसको प्रतिपादित करके रखा था। आर्किमिडीज जो है ना एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसी के वजह से आज पानी का जहाज, मतलब जल में चलने वाले जितने भी जलयान है ना, उसका जो कंस्ट्रक्शन किया है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किया है। उसने उत्प्लावकता के बल को बताया था, और वो भी खेलते खेलते, उसको पता नहीं कि उत्प्लावकता क्या है। सबका अगर साइंटिस्ट की बात करूँ ना तो एक से एक
घटना घटित हुआ है। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का शक्ति का खोज किया, इसलिए कि वो जब अपना बगीचा में बैठा तो नींबू गिर गया, या कुछ लोग कहता है आम गिर गया, कुछ है ना जो गिर गया, तो उससे खोज निकाला। ये आर्किमिडीज अपना बाथरूम में नहा रहा था तो जब भरे बाल्टी में जब टब को डुबाया, मग को डुबाया, तो देखा कि ये मग तो पूरा पानी से भरा है, फिर भी ऊपरे उठ रहा है, पूरा भरल नहीं। तो उसने ये देख करके जो है ना वो नहायल छोड़ दिया और पूरा रोड में एकदम गली में घूमने लगा, उरेका खोज करने लगा। उरेका माने खोज लिया ये सब करके। तो उसने उत्प्लावकता का खोज किया। उत्प्लावकता कहता है कि किसी भी ठोस को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है, तो उस ठोस के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के अगर बराबर हो तो वो तैरने लगता है वस्तु। बुझे कि नहीं? तो वही चीज़ है कि उत्प्लावकता बल के गुण के आधार पर ये जो बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह पर तैरता है। और नहीं तुम देखा होगा ना कि एक छोटा सा कंकड़ लो, पानी में डूबा, वो नीचे गिर जाता है, और एक बड़ा सा तुम बरगद का पत्ता लो, पानी की सतह पर तैरता है। वजह यह है कि वो जो कंकड़ है ना, वो कंकड़ द्वारा विस्थापित पानी के भार से ज़्यादा हो जाता है इसका कंकड़ का, तो वो क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन बरगद का जो पत्ता है बड़ा वाला, नहीं, उसके द्वारा जो पानी विस्थापित करता है, उस पानी के भार से इसका भार कम होता है, इसलिए तैरते रहता है। ऐसा तुमने घटना सुना होगा और देखा भी, कंकड़ डूब जाता है लेकिन पत्ता पानी की सतह पर, जबकि कंकड़ का वजन पत्ता से कई गुना कम है। आज ही प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक बाल्टी में पानी भर लेना और एक इतना बड़ा कंकड़ लेना और तुम्हारे घर के बगल का जो पेड़ का पत्ता है वो ले लेना और दोनों को डुबाना, देखना पत्ता तैरता रह जाता है और कंकड़ नीचे गिर जाता है, वही गुण से। ठीक है, दो पॉइंट हम यहाँ तुमको इंडिकेट करके बता रहे हैं। एक है गलनांक और दूसरा है क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक है क्या? परिभाषा में जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, ठीक है, वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन, ये K4 केल्विन होता है। असल में हम लोग राउंड फिगर में अगर लेंगे ना तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन ही मानना। ये 1.5 को फिजिक्स में उतना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं माना गया है, इसलिए इसको नगण्य माना गया है। ठीक है, कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था पाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था पाया जाता है। उसमें से तुम एक जल का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ठोस और गैस अवस्था का पाया जाता है, जैसे तुम कपूर का एग्जाम्पल ले लो। कपूर बिना द्रव में परिणत हुए उसको रख दो और वो सीधे उड़ जाता है। नेफ्थलीन की गोली, जिसको गमगोवा गोली कहते हैं हम लोग, कपड़ा में उसको घुसा के रखते हैं ना, नहीं, वो भी देखो ठोस रहता है और बिना द्रव में परिणत हुए वो सीधे गैसीय अवस्था में होकर के वो गायब हो जाता है, विलय हो जाता है। पता है ना? तो जल, बर्फ को जब जल में बनना होता है, यानी बर्फ का गलनांक, बर्फ गलने कब लगता है, बर्फ गल करके पानी कब बनने लगता है, जल कब बनने लगता है, माने द्रव में कब आने, क्योंकि बर्फ एक ठोस अवस्था है, बर्फ एक ठोस अवस्था है और जल एक द्रव अवस्था है। तब ठोस से द्रव में बनना, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता हो तो उस तापमान को उसका गलनांक कहते हैं। तो बर्फ का गलनांक 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो तो वो पिघलने लगता है। जब कभी बर्फ वगैरह पड़ता है ना, पानी जब पड़ता है, बारिश होती है, तो बर्फ को तो अपना हथेली पर लेकर के रखो, थोड़ी देर के बाद देखो कि उसमें पानी
आने लगता है और नीचे हम लोग ऐसे टेढ़ा करते हैं तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि हमारे हथेली के तापमान को वो ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, फिर वहाँ पर उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाता होगा और इसी के वजह से वो बर्फ बनने लगता है। तो बर्फ का ये गलनांक हुआ। जस्ट इसके विपरीत हम यहाँ क्वथनांक लिखा है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ये ठोस द्रव में बदल गया और द्रव उबल करके किस में बन जाएगा? गैस में बन जाएगा। हैं? ठोस को द्रव में बदले, द्रव को गैस में बदले। नहीं तो इस घटना को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। तो जल का जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन है और यदि जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम अगर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो वाष्प बनने लगता है। ठीक है, तो तापमान को मापने की जो इकाई है वो केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और एक और है जो तुम लोग नहीं जानते हो। हम कल के क्लास में ये चारों बताएंगे और एक दूसरे से कैसे हम बदलेंगे वो तुमको एक सूत्र बता देंगे हम, जो कि मान लो कि अगर जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, तो अगर फ़ारेनहाइट में हम कहें तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम उसको गर्म करेंगे कि वो वाष्प बनेगा। ये भी होता है क्योंकि डॉक्टर के पास थर्मामीटर जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक सेल्सियस वाला भी होता है और एक फ़ारेनहाइट वाला भी होता है। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है और इन दोनों को एक दूसरे में कैसे बदल सकते हैं, हम एक सूत्र तुमको कल देंगे, हम बताएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे।